नमस्कार। गया गार्डन्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार +2 शिक्षक श्याम बाबू +2 स्कूल संन्यास आश्रम गया में कार्यरत हूँ। आज हम लोग 11वीं कक्षा के इतिहास की पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय के तीसरे चैप्टर 3 द्वीपों में फैला साम्राज्य का अध्ययन करेंगे। आज इस अध्याय में हम सीखेंगे रोमन साम्राज्य का परिचय, दूसरा साम्राज्य का आरंभिक काल और तीसरा लिंग साक्षरता और संस्कृति। तो बच्चों, ऐसा कौन सा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था? इसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? इसका संस्कृति कैसा था? इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था और इसकी स्थिति भूमध्य सागर के स्थलीय भागों की ओर था और यूरोप के डेन्यूब और राइन नदी तक फैला हुआ था और दक्षिण में उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों में फैला हुआ था। पूरब की ओर जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि दजला और फुरात नदी का जो क्षेत्र था वहाँ तक ये साम्राज्य फैला हुआ था। फुरात नदी के पूरब की ओर एक और विशाल साम्राज्य जो ईरानी साम्राज्य था उसका विस्तार था और फरात नदी के पश्चिम की ओर हम पाते हैं कि रोमन साम्राज्य का विस्तार था। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि दमिश्क, फिलिस्तीन आदि इसी रोमन साम्राज्य का अंग था और तो इतना विशाल साम्राज्य कैसे पनपा, इसका विस्तार कैसे हुआ और इसके बारे में हम लोगों को कैसे जानकारी मिली, इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है। किसी भी पुरानी बातों को जानने का एक स्रोत होता है। रोमन साम्राज्य के बारे में भी जानने के 3 प्रमुख स्रोत हैं। पाठ्य सामग्री, दूसरा दस्तावेज और तीसरा ध्वंसावशेष या भौतिक अवशेष। अब हम लोग पाठ्य सामग्री के अंतर्गत चर्चा करेंगे वर्ष वृत्तांत का। कुछ विद्वान प्रतिदिन अपने लेखों में दैनंदिनी और इसके आसपास
घटित घटनाओं का वृतांत लिखते थे और वर्ष के अंत में जब इसका समायोजन होता था तो उसे वर्ष वृतांत कहा जाता है। इसमें बहुत सारी जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। पत्र व्यवहार के द्वारा भी हम लोगों को रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। रोमन साम्राज्य में जो लोग साक्षर थे, विद्वान थे, सत्ता के नज़दीक थे, वे लोग इसकी जानकारी पत्र व्यवहार के द्वारा एक दूसरे को देते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि रोमन साम्राज्य में धर्म का पुट था और उसके पादरी आदि जो होते थे वे भी अपने व्याख्यान और प्रवचन के द्वारा लोगों को बताते थे। उसका भी संकलन हमें प्राप्त हुआ है, उसके द्वारा हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। सरकार द्वारा बनाए गए कानून जो हमें प्राप्त हुए हैं उससे भी उसके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत प्रलेख या दस्तावेज है। हमें पता है कि पैपायरस वृक्ष के पत्तों से बनाए गए कागज पर बहुत सारी जानकारियाँ लिखी गई थी जो हमें प्राप्त है। ये देखिए बोर्ड पे हम देख रहे हैं कि पैपायरस पेड़ से बनाए गए एक कागज पर किस तरह लेखन का कार्य किया गया है। तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत हम देखते हैं कि वो है भौतिक अवशेष जो हमें ध्वंस अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उस समय ऑडिटोरियम आदि बनाए गए थे, वे हमें किसी न किसी रूप में प्राप्त होते हैं। एक स्नानागार भी है जिसका जिक्र हमें शासन के माध्यम से और उसके अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है। एक जिक्र हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य की तरह ईरान में भी सामूहिक स्नानागार बनाने का प्रयास हुआ था, लेकिन वहाँ के धार्मिक लोगों द्वारा ये कहा गया कि सामूहिक स्नान से जल अपवित्र हो जाता है, इसलिए ईरानी साम्राज्य में सामूहिक स्नानागार को बढ़ावा नहीं दिया गया। तो इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि शासन द्वारा चलाए गए सिक्के आदि भी हमें रोमन साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। देखिए ये जो है सामूहिक स्नानागार है, कितना भव्य है, जो हम रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पाते हैं। रोमन साम्राज्य का अब हम चर्चा करेंगे रोमन साम्राज्य के आरंभिक काल के बारे में। तो जैसा कि हम देखते हैं कि रोमन साम्राज्य की स्थापना ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में हुई थी और उस समय वहाँ पे गणतांत्रिक व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें सेनेट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और ऐसा समझा जाता है कि उस गणतांत्रिक व्यवस्था में राजा का कार्यकाल निर्धारित होता था और समय समय पर सेनेट की सहायता से उसे बदला जाता था।
ईसा पूर्व 27 में जूलियस सीजर को सत्ताच्युत कर उसका दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने सत्ता ग्रहण कर लिया और ऑगस्टस सीजर के नाम से गद्दी पर बैठा। जैसा कि हम जानते हैं, उसके लिए ऑगस्टस को सेनेट को महत्वहीन बना दिया गया और चूंकि इसके पूर्व गणतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पर थी, इसलिए उसने प्रथम नागरिक प्रिंसिपेट के रूप में सत्ता ग्रहण किया। सत्ता ग्रहण के पश्चात उसने बहुत सारी व्यवस्था को लागू किया, सेना को अपने नियंत्रण में किया और इस तरह ऑगस्टस रोमन साम्राज्य का एक महान सम्राट साबित हुआ। तो हम देखते हैं कि इस व्यवस्था के तहत सम्राट, सेनेट और सेना महत्वपूर्ण थी। सेना की संख्या उस समय लगभग 6 लाख आंकी गई है, जो इतने विशाल क्षेत्र पर शासन करने में सक्षम थे। जैसा कि हम जानते हैं कि रोमन साम्राज्य में विभिन्न नस्ल के, विभिन्न भाषाभाषी और विभिन्न तरह के रहन सहन के लोग शामिल थे। केवल और केवल सत्ता की एक साझी प्रकृति जो है इन लोगों को एक दूसरे से बांधे हुए थी, जबकि ईरानी साम्राज्य में केवल और केवल ईरानी मूल के लोग ही शामिल थे। 3री शताब्दी में जब ईरान की ओर से संकट आया और ससानी वंश के प्रमुख के द्वारा फरात नदी को पार करके रोमन क्षेत्र में आक्रमण किया गया और उसके द्वारा यानी शापुर प्रथम द्वारा यह दावा किया गया कि हमने 60,000 रोमन सैनिकों को मार गिराया। यह रोमन साम्राज्य के लिए एक संकट की घड़ी थी और इस घड़ी से निपटना रोमन साम्राज्य के लिए दुष्कर हो गया। इसी समय रोमन साम्राज्य को हम लोग कह सकते हैं कि इसके 2 चरण थे। प्रथम 3री शताब्दी के पूर्व, जिसे हम पूर्ववर्ती चरण कह सकते हैं, और दूसरा परवर्ती चरण। तो इस तरह रोमन साम्राज्य का एक तरह से हम कह सकते हैं कि विघटन भी प्रारंभ हो गया। यह 2 भागों में आगे चलकर बट गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। 7वीं सदी के आसपास पश्चिमी रोमन साम्राज्य, चूँकि विभिन्न भाषाभाषी, रहन सहन और विभिन्न नस्ल के लोग थे, वह पश्चिमी भाग विभिन्न टुकड़ों में बट गया, जबकि पूर्वी रोमन साम्राज्य अक्षुण्ण, अखंड और समृद्ध बना रहा। अब हम आते हैं तीसरे बिंदु पर, जिसका नाम हम कह सकते हैं लिंग, साक्षरता और संस्कृति। तो जैसा कि हम देखते हैं आधुनिक काल में भी कि आधुनिकता से प्रभावित युवा वर्ग एकल परिवार चाहता है। उसी तरह प्राचीन रोमन साम्राज्य में
एकल परिवार को बढ़ावा दिया गया था। वयस्क युवा नहीं चाहता था कि वह पिता के साथ रहे, उसी तरह वयस्क भाई कभी साझा परिवार में रहना पसंद नहीं करता था। महिलाएं स्वतंत्र थी और अपनी पति के साथ अपनी संपत्ति को साझा नहीं करना चाहती थी, जबकि अपने पैतृक संपत्ति पर अधिकार पूरा रखती थी। इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन रोमन साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी थी। यद्यपि एक सेंट के द्वारा यह कहा गया है कि उसकी खुद की माँ, जो एक उत्तरी अफ्रीका के शहर में रहते थे, उनके पिता के द्वारा प्रताड़ित की जाती थी और महिलाएं आपस में वो मार पिटाई के दाग को एक दूसरे को दिखाया भी करती थी। तो इस तरह हम पाते हैं कि लैंगिक स्तर पर कुछ न कुछ भेदभाव था, यद्यपि महिलाओं को काफ़ी अधिकार प्राप्त था। साक्षरता की दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि एक पोम्पई शहर जो 79 एडी में ज्वालामुखी से नष्ट हो गया था, उसकी प्रमुख सड़कों पर इश्तेहार लगाया गया था और हमें पता चलता है उससे कि कुछ वर्गों में साक्षरता की दर अच्छी थी, परंतु हम देखते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था दासों पर निर्भर थी और दासों को शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास किया जाता था और प्रायः वे निरक्षर ही रहते थे, ताकि ऐसा न हो कि पढ़ लिख कर समझदार बनकर दास व्यवस्था से मुक्ति का प्रयास करें। दूसरी तरफ पेपिरस पेड़ से प्राप्त कागज भी हमें साक्ष्य के रूप में मिला है, जिससे पता चलता है कि एक वर्ग खास करके जो संभ्रांत परिवार हुआ करता था वो शिक्षित होते थे। अब आगे हम चलें तो हमें देखना होगा कि रोमन साम्राज्य के विशाल होने से उस क्षेत्र में अनेक विविधताएं थी। नस्लीय आधार पर विविधता, सामाजिक स्तर पर विविधता, भाषा के आधार पर विविधता और रहन सहन के आधार पर विविधता, और संस्कृति का निर्माण इन्हीं चीज़ों से होता है। तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य में सांस्कृतिक विविधताएं थीं। हम पाते हैं कि जो फुरात नदी का पश्चिमी तट था, वहाँ पे
आरमाइक भाषा का प्रचलन था, जबकि कुछ क्षेत्रों में स्पेन के आसपास लैटिन भाषा का प्रभाव था। उसी तरह उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में अन्य भाषाओं का बोलबाला था। इस तरह से हम पाते हैं कि वहाँ पे सांस्कृतिक क्षेत्र में अनेक विविधताएं विद्यमान थी। आज हम इन्हीं बिंदुओं के साथ इस अध्याय का स्थगन, न कि समाप्ति, स्थगन करेंगे और अगली कक्षा में हम पुनः इसी अध्याय के अन्य बिंदुओं की ओर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद।